नमस्कार, देश प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली के कनॉट प्लेस से मैं हूं शरद शर्मा। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से मेरे सहयोगी सोहित मिश्रा। दिल्ली से शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी के गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया से दिल्ली पुलिस ने उनको 3 घंटे की हिरासत के बाद आखिरकार छोड़ दिया है। गोपाल इटालिया राष्ट्रीय महिला आयोग के दफ्तर आए थे, जहां से दिल्ली पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में गोपाल इटालिया राष्ट्रीय महिला आयोग के दफ्तर आज पहुंचे थे। महिला आयोग ने उन्हें नोटिस जारी करके समन किया था। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंचे थे। महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा का आरोप था कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके ऑफिस के गेट को धक्का देकर अंदर घुसने की कोशिश की, जिसके लिए उन्हें पुलिस बुलानी पड़ी। उन्होंने कहा कि गोपाल इटालिया यहां आकर भी ट्वीट कर रहे थे ताकि लोग उकसावे में आकर यहां पहुंचें और कानून व्यवस्था खराब हो। आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया दिल्ली आए थे। राष्ट्रीय महिला आयोग में पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया, नोटिस दिया गया था, लेकिन वहीं से उनको दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया और अब लगभग 3 घंटे के बाद ये थाना है ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ से इनको छोड़ा गया है। गोपाल भाई, बहुत देर तक तो यही नहीं पता लगा कि आप हैं कहाँ। पुलिस ने क्यों आपको हिरासत में लिया था? क्या बात हुई? क्या पूछताछ की है पुलिस ने? यही तो जानने वाली चीज़ है ना, मुझे क्यों हिरासत में लिया गया, क्या गुनाह कर दिया, क्या मर्डर कर दिया, क्या कर दिया। जब मैं सामने से बीइंग ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन में सामने से आया, कमीशन के सामने पेश हुआ, मैंने कहा कि भाई आप मेरा पक्ष में रखने के लिए आया हो, आप उसको नोट करिए। तो बजाय मेरी पक्ष नोट करने के एनसीडब्ल्यू की चेयरमैन ने पुलिस को बुला लिया और मुझे थाने भेज दिया। ये दिखाता है कि पूरी भाजपा पार्टी पटेलों के खिलाफ साजिश करने में लगी है। पहले भी बीजेपी पार्टी ने गुजरात में पाटीदारों पे गोलियां चलवाई, 14 लड़कों को ऊपर गोलियां चलवाई, मार दिया। फिर काफ़ी लड़कों के ऊपर मुकदमे करके सारों को जेल में बंद कर दिया। फिर बीजेपी को लगा कि इतनी गोलियों से किसी को मार दिया, किसी को जेल में बंद कर दिया, फिर भी ये गोपाल इटालिया बच के कैसे निकल गया, कैसे पाटीदार का लड़का पार्टी का अध्यक्ष बन गया। तो ये चिढ़ते हैं पाटीदारों से, पटेलों से चिढ़ते हैं। अब इनको लगता है कि ये पटेल का लड़का अध्यक्ष कैसे बन गया, ये नहीं होना चाहिए था। तो अब किसी भी तरीके से मुझे परेशान किया जा रहा है, उल्टी सीधी नोटिसें आ रही है, यहाँ बिठा दिया 4-5 घंटे। बताइए क्या क्या कसूर है मेरा? बताया तो होगा, पूछताछ तो कुछ करी होगी। 3 घंटे में कुछ तो हुआ होगा। किसी ने कुछ नहीं पूछा, बस यही बोला ऊपर से आदेश है, आपको बिठा देना है। अगर आदेश आएगा तो जेल में रख देंगे, अदरवाइज पूरे दिन बिठाए रखेंगे। क्या आदेश है, कौन सी चीज़ का आदेश है? तो ये बताता है कि भाजपा पार्टी पूरी तरीके से पटेलों के खिलाफ काम कर रही है। चूँकि मैं एक साधारण से परिवार से आता युवा हूँ, इस बात से वो नफरत करते हैं कि ये साधारण सा युवा आके कैसे आगे बढ़ गया, अब इसको कैसे करके भी ख़त्म करो। तो ये मेरे जैसे पाटीदार युवाओं को ख़त्म करने की साजिश है। तो जो कमीशन का जो ऑफिस है, दफ्तर, सारा सीसीटीवी से लैस है। वो पूरे देश को बताए, विजुअल दे, सीसीटीवी फुटेज पूरे देश को मीडिया के माध्यम से बताए कहाँ उसकी जान को खतरा था। वो बैठी थी फर्स्ट फ्लोर पे, लोग खड़े थे रोड पे, कैसे जान को खतरा हो गया। ये तो झूठ है अपने पॉलिटिकल बॉस की तरह। वो भी अगर झूठ बोलने लगेगी फिर तो कमीशन की तौहीन हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। एक गोपाल इटालिया जो लगभग 3 घंटे पुलिस हिरासत में रहे और लगभग 2:15 बजे के आसपास इनको पुलिस ने हिरासत में लिया था। दिल्ली महिला आयोग में इनसे पूछताछ हो रही थी, उसी दौरान दिल्ली पुलिस ने इनको हिरासत में लिया और 3 घंटे तक इनका पता नहीं लगा कि कहाँ पर हैं। और अब जो है ये दक्षिणी दिल्ली के ओखला इंडस्ट्रियल एरिया थाने से इनको जो है अब छोड़ दिया गया है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी राकेश सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। अब देश प्रदेश में अगली खबर हिजाब को लेकर। दरअसल हिजाब को लेकर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में मामला फंस चुका है। 2 जजों की पीठ ने इस पूरे मामले में अलग अलग फैसला सुनाया और इसके ठीक बाद कर्नाटक सरकार के ओर से ये साफ किया गया कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला साफ नहीं है या सुप्रीम कोर्ट का फैसला साफ नहीं है, ऐसे में जो कर्नाटक हाई कोर्ट की ओर से हिजाब पर प्रतिबंध लगाया गया था वो जारी रहेगा। ये रिपोर्ट देखिए। हिजाब पर पाबंदी के मसले पर देश की सर्वोच्च कोर्ट का फैसला एक से बटा हुआ रहा, लिहाजा यथास्थिति बनी रहेगी। कर्नाटक सरकार ने साफ कर दिया कि शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर पाबंदी का फैसला लागू रहेगा। आज का रूल्स के लिए कोई समस्या है नहीं।
स्टेटस को मेंटेन करने के लिए करना क्या, कर्नाटक उच्च न्यायालय निर्णय दिया था, उस निर्णय को अभी वैलिड है। इस कारण से सरकार ने क्या क्या सर्कुलर हम लोग दिया था, वो सर्कुलर के अनुसार ही हम लोग आगे वी आर गोइंग टू रन दिस क्लासेस। ये पूरा मामला पिछले साल दिसंबर में कर्नाटक के उडुपी में शुरू हुआ, जब हिजाब पहने कुछ लड़कियों को 11वीं और 12वीं यानी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की कक्षाओं में जाने से रोक दिया गया। इसके बाद एक ओर हिजाब का विरोध और दूसरी ओर हिजाब का समर्थन तेज हो गया। यहाँ तक कि इस मुद्दे पर प्रदर्शन हुए और हिंसा तक हुई। टकराव और विवाद बढ़ा तो मामला कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचा, जिसने हिजाब पर प्रतिबंध को सही ठहराया। मुस्लिम पक्ष इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला गया, लेकिन वहां 2 जजों की बेंच ने इस मुद्दे पर बटा हुआ फैसला सुनाया है। स्प्लिट वर्डिक्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में हिजाब मामले पर नए सिरे से एक बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। दोनों ही पक्षों की अपनी दलील है और जीत की उम्मीद भी। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। उत्तराखंड में यूपी पुलिस की लापरवाही के चलते ब्लॉक प्रमुख की पत्नी की मौत हो गई, जिसको लेकर अब यूपी और उत्तराखंड की पुलिस आमने सामने है। दरअसल हुआ ये कि बुधवार शाम को यूपी पुलिस सादे कपड़ों में एक अपराधी का पीछा करते करते उत्तराखंड पहुंच गई और उत्तराखंड में एक बीजेपी ब्लॉक प्रमुख के घर पर मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में, इस गोलीबारी में अपराधी तो नहीं ही पकड़ा गया, उल्टा जो बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख थे उनकी पत्नी की मौत हो गई और कई पुलिसकर्मी इस गोलीबारी में, इस मुठभेड़ में घायल हो गए। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट। ये चिता 28 साल की गुरप्रीत कौर की है। गुरप्रीत कौर उत्तराखंड के जसपुर के ब्लॉक प्रमुख गुरताज सिंह की पत्नी थी। पूरे जसपुर में मातम है। गुरताज सिंह के घर में उन्हें ढांढस देने वालों का तांता लगा हुआ है। गुरताज सिंह का कहना है कि मंगलवार की शाम यूपी पुलिस के लोग सादी वर्दी में बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से यहां आए और एक अपराधी को पकड़ने के नाम पर उनके घर के अंदर घुस गए। जब गुरताज सिंह ने पुलिस से बाहर आकर बात करने को कहा तो यूपी पुलिस की तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें गुरताज की पत्नी की मौत हो गई। गुरताज का यह भी दावा है कि उनकी तरफ से न गोली चली है और न किसी पुलिसकर्मी को पीटा गया है। गुरताज के घर के बाहर यूपी पुलिस की गाड़ी अब भी बुरी हालत में खड़ी है, जिसमें कोई नंबर प्लेट नहीं है। फायरिंग का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें गोली चलने की आवाज है। इस वीडियो में यूपी पुलिस सिविल कपड़ों में पिस्टल के साथ नजर आ रही है। गोली नहीं चली उनके ऊपर, कुछ नहीं है। उनका एक फायर हुआ है, उसके बाद उन्होंने जाते समय 1-2 हवाई किए हैं और उनकी सीधी जो पहला फायर हुआ है वो सीधा उसके लग गया। आपकी पत्नी के लग गया। हाँ, पहली गोली उनके लग गई और उसके बाद हम उसे उठा के मैं संजीवनी हॉस्पिटल ले गया, तो वो जो पुलिस वाले 4 लोग हमने पकड़ के उन्ना पुलिस को दे दिए। जब वो यहाँ से भागे, उन्होंने जो जाके वहाँ पे बताया, उन्होंने तुरंत उस कॉन्फ्रेंस कर दी। उनको जब दिन में यहाँ की कॉन्फ्रेंस हुई है, यहाँ के डीजी साहब ने, एसएसपी साहब ने, सब ने यहाँ पे पूरी फोरेंसिक जांच कराई। उन्होंने हर चीज़ का जायजा लिया, चेक किया। इनके वाइपन मिले, जिस वाइपन से इंजरी हुई है वो पिस्टल यहाँ मिला, उसका खोखा यहाँ मिला, इनकी गाड़ी यहाँ मिली, इनके 4 फ़ोन यहाँ मिले। और सारी घटना, हम तो इनके यहाँ नहीं गए थे, यही हमारे घर पे आए थे। कोई इनके साथ कोई बदतमीजी नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। लेकिन यूपी पुलिस की कहानी इससे बिल्कुल अलग है। यूपी पुलिस का कहना है कि वो एक अपराधी का पीछा करते हुए जसपुर में ब्लॉक प्रमुख के घर पहुंची। 50,000 का इनामी बदमाश यहाँ छुपा हुआ था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद यूपी के पुलिस कर्मियों को पकड़ लिया गया, उनके साथ मारपीट हुई, उन पर गोली भी चलाई गई, जिसमें 6 पुलिसकर्मी घायल हैं। जिस घर में था उस घर में ये अपराधी गया, उसको पीछे पीछे पुलिस गई और वहाँ पे अपराधी को पकड़ा
उसके बाद जो घर के निवासी थे उन्होंने उसको छुड़ाने का प्रयास किया, उसको छुड़ा लिया, उसको भगाया। उसके बाद जो हमारी पुलिस है उसको बंधक बना के उनके साथ मारपीट की गई है। मारपीट करने के बाद उनको गोली मारी गई है। 6 लोग हैं जो सीरियसली इंजर्ड हैं, राइट नाउ अभी अस्पताल में हैं। इसमें से 2 को गन शॉट इंजरी है, जिसमें से एक का भी ऑपरेशन होकर वो ओटी से निकला। उधर उत्तराखंड पुलिस इस मामले में यूपी पुलिस पर घोर लापरवाही का आरोप लगा रही है। उत्तराखंड पुलिस ने यूपी पुलिस के कर्मियों के खिलाफ गुरप्रीत कौर की हत्या का केस दर्ज कर लिया है। यूपी पुलिस की पूरी लापरवाही है। यूपी पुलिस जो है यहाँ पर एक तो बिना बताए आई, हमको कोई आला अधिकारी को सूचना नहीं, कोई थाने को सूचना नहीं, आके जो है उनको यहाँ का कोई स्थिति का ज्ञान नहीं। और उन्होंने जो है एक तो यहाँ महिलाएं है, ये है, उन्होंने देखना चाहिए कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं, रात में आए, अगर आप जो है रेड कर रहे हो तो इस तरीके से रेड नहीं होती है। और यहाँ आके जो है इतने सारे जो है, एक तो कोई वर्दी नहीं, कोई आई कार्ड नहीं, कौन पुलिस है क्या है, तो इस तरह से रेड नहीं होती है। ये गलत जो है उन्होंने किया है। इस पूरे प्रकरण में यूपी पुलिस और उत्तराखंड पुलिस आमने सामने है। यूपी पुलिस अपराधी को तो पकड़ नहीं पाई, बल्कि एक निर्दोष महिला की हत्या का आरोप उसके सिर लग गया है। भारतीय कानून में नियम कायदे हैं कि अगर दूसरे राज्य जाते हैं छापेमारी करने तो आप वारंट लेके जाएं, लोकल पुलिस को बताएं, उसको साथ लेके जाएं। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने कुछ भी इसमें फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से इतना बड़ा ड्रामा हो गया कि दोनों पुलिस एक दूसरे पर मुकदमे कर रही हैं। और ये तो चलिए छोटी बात है, एक निर्दोष की मौत हो गई है। अगर यूपी पुलिस नियम कायदे फॉलो करती तो शायद गुरप्रीत जिंदा होती, उनके 2 छोटे बच्चे हैं। जसपुर में सहयोगी कनन पात्रा, अनवर और वेदांत के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं देश प्रदेश में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि इस दिवाली चीन के सामानों का धंधा होगा मंदा। ब्रेक के बाद आपका फिर बहुत बहुत स्वागत है। दिवाली आ रही है। इस साल दिवाली में चीन के सामान का धंधा मंदा रहने वाला है, क्योंकि भारतीय दुकानदार मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी को लेकर व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का अनुमान है कि इस साल दिवाली के सीजन में चीन को करीब 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। दिवाली का बाजार सज चुका है, खरीदारों की भीड़ भी है, लेकिन बाजार में चीन के सामान की पहले जैसी भरमार नहीं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट के दुकानदारों के बीच किए गए सर्वे के मुताबिक इस दिवाली सीजन में भारतीय बाजार से चीन को करीब 60,000 करोड़ रुपए का झटका लगने वाला है। ये केवल बात है उन आइटम्स की जो दिवाली त्योहार की पूजा से या घर की साज सज्जा से या दिवाली से संबंधित है। अगर मैं एक उदाहरण के तौर पर कहूं तो 2022 यानी कि इस वर्ष हमको उम्मीद है कि हम चाइना को लगभग 60,000 करोड़ के व्यापार का नुकसान देंगे। समय के साथ साथ भारतीय बाजार ने स्वदेशी सामान पर भरोसा दिखाना शुरू किया है। यही वजह है कि चीन को भारतीय बाजार से लगने वाला झटका साल दर साल बढ़ रहा है। 2021 में चीन को दिवाली पर भारत से 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2020 में 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान था। पहले माल आता था चाइना से, लेकिन अब जो है काफी माल जो है अपने ज्यादातर माल जो 90% कह लीजिए माल इंडिया में बना है। देखिए जैसे ये मुर्गा का प्रोडक्ट है, कॉक ब्रांड का प्रोडक्ट आ गया। ये देखिए मेरा भारत मान, मतलब ज्यादातर जो प्रोडक्ट है ये इंडिया में बन रहे हैं और इंडिया की लाइट है। ये बहुत अच्छी लाइट चल रही है, ड्यूरेबल भी है। जैसे चाइना का पहले माल आता था, अच्छा नहीं निकलता था, लोग शिकायत करते थे, लेकिन अब बहुत बढ़िया क्वालिटी है। ज़्यादातर अपना बनवाते हैं और हम इंडियन आइटम ही बेचने में जो है बिलीव करते हैं और इंडियन प्रोडक्ट ही बेचते हैं। पहले भी मार्केट का हाल ठीक था, इस साल थोड़ा बारिश में मौसम की वजह से खराब हुआ। बाकी पोजीशन ठीक है, अगर प्रभु ने चाहा तो जो भी स्टॉकेज है वो निकल जाएंगे। चाइना प्रोडक्ट पर हम देखते नहीं, शुरू से नहीं कोशिश अपनी रहती है कम बिके, इंडिया प्रोडक्ट।
कैट 40,000 व्यापारियों का संगठन है और इससे देश के करीब 8 करोड़ व्यापारी जुड़े हैं। कैट के मुताबिक इस दिवाली सीजन में 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा के व्यापार की संभावना है। पिछले साल इस सीजन में 1.25 लाख करोड़ का व्यापार हुआ था। वहीं 2020 में 72,000 करोड़ रुपए और 2019 में 60,000 करोड़ का। अब तक चीन के सामान से जगमगाती दिवाली धीरे धीरे स्वदेशी सामान से रोशन होती दिख रही है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। देश प्रदेश में अगली खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में चुनावों से पहले अब राज्य को कई सौगात मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली ऊना वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। सिर्फ 5 घंटे में ये वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से ऊना का सफर तय करेगी। तो देश प्रदेश में आज इतना ही। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।